जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें चल रहा है हमारा ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 4 का एक टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो हम ग्रुप बना के चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हर ग्रुप का आपके पेपर में एक बड़ा रोल रहता है। इसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस जो टॉपिक लिए थे, एक इसके अंदर था विराम चिन्ह, जो पिछली कुछ क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा आपको टॉपिक बताया गया था समास, और तीसरा टॉपिक बताया गया था आपको कारक। क्या था? कारक। और चौथा टॉपिक था हमारा लिंग और वचन। लिंग और वचन। और पांचवा जो टॉपिक था वो था मुहावरे। मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, विराम चिन्ह, समास, कारक, लिंग, वचन, मुहावरे, लोकोक्ति। आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे समास से। तो उम्मीद है जी, आवाज डबल आ रही है। जी 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 जी। तो सभी कुछ ठीक है आपको? क्लियर अगर आवाज आ रही हो और इसके साथ साथ आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, इस कीजिए। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? ठीक, ओके ओके। तो आज टॉपिक हम कौन सा शुरू करेंगे? समास वाला। 3 ग्रुप इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसमें से पहला एक ग्रुप था वर्ण विचार का, दूसरा ग्रुप था शब्द के भेद का, और तीसरा ग्रुप था शब्दावली का। और वर्ण विचार के अंदर आपने 5 टॉपिक पढ़े थे। वर्णमाला, संधि, ठीक है, इसके साथ उपसर्ग, प्रत्यय, और उसके साथ वर्तनी। इसके साथ साथ फिर आपने शब्दों के बारे में जाना, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात। और फिर तीसरा ग्रुप आपने जाना है शब्दावली का। ठीक है, तीसरा ग्रुप क्या है? शब्दावली, जिसके अंदर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, समय, भिन्नार्थक शब्द, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम ग्रुप नंबर 4 पे। एक हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे की आज बारी है, और दूसरा है हमारा समास। तो एक तो पहला प्रश्न हमारा इसमें बना शब्द की संरचना से संबंधित। शब्द संरचना या रचना। तो शब्द संरचना क्या है? सम और आस से मिलके बना है। सम, इसमें उपसर्ग आ गया। दूसरा है शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्या है? शाब्दिक अर्थ वाला प्रश्न बनता है। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप है। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? परिभाषा। तीसरा प्रश्न क्या है? परिभाषा है। और वो परिभाषा क्या है? 2 शब्दों का योग। इसके बाद 2 या 2 से अधिक पदों का मेल। तीसरी परिभाषा क्या है? एक शब्दांश व शब्द का योग। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 परिभाषा आपकी आई।
इसके बाद फिर यहां से एक प्रश्न बनता है शाब्दिक अर्थ। अच्छा, वो तो लिख दिया हमने शाब्दिक अर्थ, संक्षेप इसका शाब्दिक अर्थ होता है। फिर भेद, चौथा प्रश्न बना समास के भेद। तो समास के हिंदी के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। यहाँ पे इसको देख लो, 2 शब्दों का योग कैसे है, जैसे माता और पिता। माता और पिता, ये 2 शब्द आ गए, और ये 2 शब्द मिलके क्या बन गया यहाँ पे? पितरो। माता और पिता क्या कहलाया? पितरो कहलाया। 2 या 2 से अधिक पदों का मेल, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल क्या हो गया? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान। एक शब्दांश व शब्द का योग, ये क्या है? आजन्म। ये क्या है? आजन्म। प्रतिदिन। आजन्म प्रतिदिन। समास के 6 भेद यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये सारे सामासिक पद हैं। पितरो भी है, माता पिता 2 शब्द थे, आपस में योग हो गया। ठीक है, ठीक है। माता पिता ये दोनों क्या है? यहाँ पे 2 शब्द थे, योग हो गया, तो क्या कहलाया? पितरो। 2 या 2 से अधिक सब पदों का मेल, रोटी कपड़ा और मकान है, तो ये क्या है? 3 है, 2 से अधिक शब्द है। एक शब्दांश एक शब्द है, आजन्म है, ये उपसर्ग है शब्दांश, जन्म मूल शब्द है, इसमें प्रति शब्दांश है और दिन मूल शब्द है। तो जो किताबों में आपने ये पढ़ा है कि 2 शब्दों का योग ही समास होता है, 2 से अधिक अगर पद हैं तो भी वे समास कहलाएंगे। अगर 2 शब्द नहीं बल्कि उसमें से एक शब्दांश और एक शब्द है तो भी वो क्या कहलाएंगे? समास। क्लियर? तो ये थे आपके 3-4 प्रश्न जो कि बेसिक चीजें यहां से पूछी जाती है। इसके बाद यहां शब्द आएगा समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, समास के भेद क्या होते हैं? 6 होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास। एक क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है तत्पुरुष समास। और छठा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये क्या है? हमारे समास के 6 भेद हैं। हिंदी में समास की संख्या 6 होती है, लेकिन कई बार ऑप्शन में 6 नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं ये तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत किसको माना जाता है? कर्मधारय द्विगु को। क्यों माना जाता है? कर्मधारय में भी बाद वाला शब्द प्रधान होता है, द्विगु में भी बाद वाला, और तत्पुरुष में भी बाद वाला शब्द प्रधान होता है। क्लियर? तो जब तीनों की कंडीशन एक ही है तो ये दोनों चले जाते हैं तत्पुरुष के अंदर, तो उस कंडीशन में समास के भेदों की संख्या 4 बचती है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि समास के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन में 6 भी है, 4 भी है, तो राइट आंसर 6। और जब जब ऑप्शन में 6 नहीं होगा तो राइट आंसर 4। क्यों?
क्योंकि तत्पुरुष के अंदर जब ये दोनों समास आ जाते हैं तो फिर इनकी संख्या 4 ही बचती है। तो एक बार आप ये चीजें सारी याद करो। मैं एक चलो जी, तो यहाँ पे समास के भेद कितने हो गए हमारे? 6। अब दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है बेसिक, वो प्रश्न हमारा ये है। इसमें पहला या पूर्व या प्रथम पद प्रधान समास ये कहलाता है। क्लियर? इसमें पहला दूसरा दोनों पद पहला दूसरा दोनों पद प्रधान समास। पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान समास। इसके बाद कर्मधारय में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान समास। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। दूसरे की प्रधानता। पहला पद संख्यावाची, दूसरे की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान समास। इसमें दोनों पद को, दोनों कौन से? पहला व दूसरा, दोनों पद को छोड़कर अन्य तीसरे पद, अन्य तीसरे पद की, तीसरे पद की प्रधानता, अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर
हम कह रहे हैं पहला पूर्व या प्रथम पद प्रधान, इसके साथ यहां क्या है, पहला पूर्व प्रथम पद प्रधान, पहला दूसरा दोनों पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की प्रधानता, दूसरा पद प्रधान समास, दोनों पदों को छोड़कर अन्य अर्थात तीसरे पद की प्रधानता यहाँ होती है। तो समास के हो गए हमारे 6 भेद, और उनमें से बेसिक प्रश्न आपसे पूछेगा कि यहाँ पर दूसरी चीज आपके लिए जरूरी ये है कि जिसको हम पहला कह रहे हैं उसी को संस्कृत में हम प्रथम कहते हैं, और अपभ्रंश भाषा में हम उसको कहते हैं पूर्व। जिसको हम दूसरा कह रहे हैं उसी को संस्कृत में हम द्वितीय कहते हैं, और अपभ्रंश भाषा में कहते हैं उसको उत्तर, और इसी को कहा जाता है बाद वाला। अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि दूसरा पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, बाद वाला पद प्रधान, तो ये जो है दूसरा पद, द्वितीय पद, बाद वाला पद प्रधान, वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। और चूंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं आपके कर्मधारीय, कर्मधारीय और दीगु, तो कर्मधारीय और दीगु समास के अंदर भी यही कंडीशन है। कर्मधारीय दीगु के अंतर्गत भी यही कंडीशन है, इनमें भी बाद वाला पद प्रधान होता है। और जो पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है, पूर्व या पहला पद प्रधान जो समास होता है, उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। क्या लिखेंगे उसको हम, अव्ययी भाव। कहाँ लिखूं, अव्ययी भाव समास। अब इसको क्या कहेंगे हम, पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद प्रधान समास, अव्ययी भाव। और जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो, तो उस समास को कहते हैं हम द्वंद्व समास। उस समास को क्या कहते हैं हम, द्वंद्व समास। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद, या पद ना दे के वो क्या बोलेगा, ठीक है, पदार्थ बोलेगा। पूर्व पदार्थ प्रधान समास, अव्ययी भाव। पहला पद प्रधान समास, अव्ययी भाव। ठीक है। दूसरा द्वितीय उत्तर बाद वाला पद प्रधान, तत्पुरुष कर्मधारीय और दिगु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इनमें अंतर क्या है, ये कॉमन चीज तो तीनों में ये है कि इनमें बाद वाला दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो बाद वाला पद होगा वो विशेषण और विशेष्य होगा। विशेषण या विशेष्य में से कोई एक। इसमें बाद वाला प्रधान होगा लेकिन पहला संख्यावाची होगा, पहला संख्यावाची। अंतर समझो क्या है। इसमें कभी भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कभी भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय नहीं होते हैं। लेकिन कर्मधारय में जो दो पद होंगे या तो वो विशेषण विशेष्य होंगे या उपमान उपमेय होंगे, बाद वाला प्रधान होगा। इसमें बाद वाला प्रधान जरूर होगा लेकिन वे उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य नहीं होंगे। और यहाँ दीगु में बाद वाला पद प्रधान जरूर होगा तत्पुरुष की तरह, लेकिन पहला पद संख्यावाची होगा। और तत्पुरुष में कभी भी पहला पद संख्यावाची नहीं होगा। तो इसलिए जब समास के भेदों के बारे में हम 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं और इनको हम अलग अलग भेद मान लेते हैं, तो फिर इन तीनों में हम इसी तरह से अंतर कर पाते हैं कि इसमें कभी भी पहला दूसरा पद विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय नहीं होगा। इसमें पहला पद कभी भी संख्यावाची नहीं होगा, जबकि इसमें पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरे की प्रधानता, और इसमें दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होगा। तो इसी वजह से कर्मधारय समास के जो अन्य नाम है
विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय वाला समास भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय वाला समास। उपमान और उपमेय, तो उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा कहलाया? हमारा कर्मधारय समास। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण वो है जो विशेषण को बताता है, उपमान वो है जिससे तुलना की जाती है, उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमा उपमान है तो मुख उपमेय है, ठीक है। काला विशेषण है और आदमी विशेष्य है, यह सांप विशेष्य है, काला सांप, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रश्न थे। अब बात करेंगे हम एक एक की, और इनमें से पहली बारी है हमारी यहां अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कहाँ होगा? अव्ययी भाव में यहां पहला शब्द क्या है? अव्यय है, और दूसरा शब्द क्या है? भाव है। इसमें से इस व्यय का अर्थ होता है खर्च, और इसका ए का अर्थ होता है यहां ये ए खर्च। हिंदी में जो ए खर्च शब्द होते हैं, एक तो उपसर्ग होते हैं, दूसरे निपात होते हैं, और तीसरे अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय का मतलब क्या हुआ? जो खर्च ना हो। तो तीन प्रकार के ऐसे शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित होते ही नहीं है। न तो कभी उपसर्ग बदलते लिंग वचन काल कारक में, ना निपात बदलते, ना अव्यय बदलते। अब उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जैसे आ है, परती है, नी है, दू है, परा है, परी है, पर है, उप है, सम है। क्लियर? ये सारे के सारे क्या हैं? अप और अभी। ये सारे शब्दांश है, उपसर्ग है, आप बदल ही नहीं सकते इनको आप किसी भी लिंग वचन काल कारक में। निपात क्या है? निपात यथा, तथा, इति, भर, तक, केवल, स्वम, श्वेत, नहीं, ना, ये आपके निपात हैं सारे। ये क्या है? निपात। पढ़ चुके हो आप, तभी यहाँ पढ़ा रहे हैं इनको, ठीक है। तभी चीजें सीक्वेंस में चल रही है। अव्यय क्या है? अव्यय हैं आज, कल, थोड़ा, अधिक, अभी, अचानक, धीरे, जल्दी, अलग। ये सारे अव्यय हैं। आप इनमें से किसी भी शब्द को किसी लिंग वचन काल कारक में बदल नहीं सकते। तथा का तथी या तथे नहीं बना सकते, यथा का यथी या यथे नहीं बना सकते, आज का आजे नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे ही आ का आप आए या आई नहीं बना सकते। तो किसी भी लिंग वचन में ये परिवर्तित नहीं होते। अचानक का अचानक या अचानक नहीं बना सकते, केवल का केवले या केवली नहीं बना सकते। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया अव्ययी भाव। अव्यय, व्यय का अर्थ खर्च, आगे लगा दिया ए खर्च, अर्थात जो शब्द ए खर्च रहते हैं
उनको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। जो अखर्च रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव। इसको समझने की कोशिश करो। इसमें पहला पद अव्यय है, दूसरा भाव। भाव का अर्थ होता है होना या पाया जाना, होना या पाया जाना। तो जहां पहला शब्द उपसर्ग हो, निपात हो, अव्यय हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम, पहला, पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? पहला पद हमेशा उपसर्ग, हमेशा उपसर्ग, निपात व अव्यय में से, अव्यय में से कोई एक होगा। पहला पद हमेशा उपसर्ग, निपात, अव्यय में से कोई एक होगा, तो वो क्या कहलाया? अव्ययी भाव। ठीक है जी। अब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको समझते हैं। पहली कंडीशन समझते हैं, ये उपसर्ग वाली। जहां पहला, जहां पहला पद शब्दांश अर्थात उपसर्ग हो, और शब्दांश अर्थात उपसर्ग हो, पहले की प्रधानता होती है। जैसे हमने यहां शब्द ले लिया आ परति पर परि सम। सम नि दो। और यहां शब्द बनाए हमने आजन्म, आजीवन, आमरण, आरण। यहां शब्द बनाए प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्याहार, प्रत्यूष, प्रतिदिन। यहाँ शब्द बना प्रहार, प्रकाश, प्रकार, प्रवेश। यहाँ शब्द बना परिक्रमा, पर्यावरण, परिवर्तन। संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, संसार, संशय, संहार, संदेह, संजय।
निःशुल्क, निःशब्द, निर्धन, निराशा, निसंदेह, निश्चल, निष्फल, दुश्चिंता, दुर्दशा, दुस्साहस, दुश्चरित्र, दुष्परिणाम। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? अव्ययी भाव समास के। चलो, थैंक यू थैंक यू। अब रीजन क्या है कि इनमें पहला पद शब्दांश है, और जहां पहला पद शब्दांश अर्थात उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, अव्ययी भाव समास खुद कह रहा है। अव्ययी भाव समास में यहां पहला पद अव्यय है, और व्यय का अर्थ होता है खर्च, ए का अर्थ होता है अखर्च, जो खर्च ना हो। हिंदी में 3 प्रकार की चीजें हैं जो कभी बदलती नहीं है किसी लिंग वचन काल कारक में, ना तो उपसर्ग बदलते, ना निपात बदलते, ना अव्यय बदलते। और मैं तीनों पढ़ा चुका हूं, इसलिए आज समास पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हर चीज डिपेंड है एक दूसरे पे। तो जो पहले अव्यय, निपात और उपसर्ग के बारे में जानता ही ना हो, वो जिंदगी में कभी अव्ययी भाव समास को सही नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसीलिए पहले हमें उपसर्ग पढ़ने हैं, निपात पढ़ने हैं, अव्यय पढ़ने हैं, तब जाके समास पढ़ने। और यही कारण है कि ग्रुप में जिस तरीके से चीजों को रखा गया और जिस तरीके से सीक्वेंस बनाया गया, यही वो तरीका है जो जिंदगी भर के लिए आपको हिंदी से फ्री कर देगा, अर्थात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी हिंदी नहीं पढ़ेगी। उसका रीजन ये है कि आपने लॉजिकली और सीक्वेंस में पढ़ा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, दुविधाएं होती है, कमेंट करते रहते हैं, मैं इग्नोर करता रहता हूं पढ़ के, क्योंकि मुद्दा हमारा और आपका यही है कि ये सिलेबस है आपका, और ये आपके टीचिंग के एग्जामों में पूछा जाना है। ये सिलेबस अगर हमने ढंग से कंप्लीट कर लिया तो हम अच्छी परफॉर्मेंस करोगे वहां पे। आपने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की, आपका रिजल्ट होगा। आपका रिजल्ट हुआ तो आप हमें याद रखोगे, रिजल्ट नहीं हुआ तो हम कितने भी लेक्चर दे दे, कितना भी अच्छा पढ़ा दे, ना वो आपके काम का है, और वो हम टाइम पास कर रहे थे। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं कि आप कितनी बातें जानते हो, मैं आपके कितने कमेंट के आंसर दे रहा हूं, मुद्दा ये नहीं। मुद्दा तो ये है कि मैं 4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और 4 साल से कम 1 करोड़ से ज्यादा कमेंट बच्चों के मेरे पास आ चुके हैं। अगर मैं उनमें से 2000 भी कमेंट का रिप्लाई कर देता, या 2000 कमेंट भी पढ़ के आपको सुना देता, तो समझ लो कि वे 2000 मिनट मेरी बर्बाद थी। और मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के 2000 मिनट बर्बाद कर दूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको तब तक समस्या है जब तक हिंदी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। आपको किसी टॉपिक में तब तक समस्या है जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। और दाएं बाएं की बात मैं करता नहीं हूं, ये मेरी खासियत है कि एक तो मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता हूं, दूसरा जो पढ़ाता हूं वो पेपर में आता है, और तीसरा यहां से यहां तक 100% चीजें पहुंचती है। और एक टीचर की ये 3 इक्वालिटी होती है, बाकी नॉलेज तो सबको है। क्या है? एक तो वो आउट ऑफ सिलेबस ना जाए, सिलेबस पे फोकस करे, दूसरा जो वो पढ़ाए वो पेपर में आए, और तीसरा क्या होता है कि जो भी वो पढ़ा रहा हो 100% बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या फिर ऑफलाइन पढ़ा रहा हो। तो जब तक आप खुद फोकस नहीं रहोगे, आप में से कितने बच्चों को मैं सिखाने में कामयाब होता हूं? 99 में, क्योंकि मैं 100 को लेके कभी चलता ही नहीं हूं। मैं 99%, मैं 1% को छोड़ के चलता हूं, क्योंकि उनको अभी नहीं पढ़ना है।
अभी उनके पास समय है, टाइम है, अभी उनके पास काफी टाइम है। ठीक है, वो 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको 2025-26 की तैयारी कराऊं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो 99% तो वो बच्चे हैं जो 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। 1% वो हैं जो 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं। इन 1% पे मैं फोकस नहीं करता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1% में वही है जो कमेंट करते हैं। कमेंट आपको करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन की नहीं कहोगे, दिमाग में से चीजें निकाल के बाहर नहीं रखोगे, तब तक वो आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। तो वो तो आप करो, दूसरा सोने ना सोने वो अलग बात है। आपने देखा होगा आपके घर में आपके जो बड़े हैं, आप कुछ ना कुछ कहते रहते, वो ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करते हैं। आप पीएचडी हो, एमएड हो, आपने डबल एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बड़े आपका ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता था कि इसको अनुभव नहीं है, अभी ये वैसे ही तोते उड़ा रहा है बेफालतू। ठीक, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का, बेशक वो आपसे कम पढ़े लिखे हो आपके घर में आपके बड़े, लेकिन वो अपने अनुभव के आधार पे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। इसलिए आपकी कई बात को वैल्यू ही नहीं करते हैं और आप वही चीज नहीं समझते हो। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। अब ये क्या थे, जहां भी आपको उपसर्ग निपात या अव्यय दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। क्योंकि जितने भी आपने उपसर्ग के एग्जाम्पल पढ़े वो सारे के सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के हैं। इतने एग्जाम्पल देके तो पूरा समास का टॉपिक ही लोग खत्म कर देते हैं। यहां भी एक पार्ट ही नहीं हुआ अव्ययी भाव का। तो जितने भी, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको ये कंडीशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पहला पद शब्दांश हो अर्थात उपसर्ग हो, जो किसी शब्द के आगे शब्दांश आएगा वो उपसर्ग ही होगा। तो उपसर्ग के सारे एग्जाम्पल किसके हुए, अव्ययी भाव समास के, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जहां पहला पद निपात, जहां पहला शब्द निपात के, निपात या कहे अविकारी, जहां पहला अविकारी, जहां पहला अविकारी शब्द, जहां पहला अविकारी शब्द जहां पहला शब्द अविकारी निपात के रूप में, निपात के रूप में आया हो, जहां पहला शब्द अविकारी निपात के रूप में आया हो, वो भी क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव। जैसे यथाशक्ति, तथा योग्यता, इति सिद्धम, भरसक, भरपूर, यथाशक्ति, यथा योग्यता, इति सिद्धम, भरसक, भरपूर, यथाक्रम, तथा सामर्थ्य, तथा सामर्थ्य। तथा सामर्थ्य, तो यहां हम क्या बोलेंगे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के
अनुसार। तो जहां अनुसार या के अनुसार समास विग्रह में आ जाए वो भी सारे के सारे अव्ययी भाव, क्योंकि ये भी तो जरूरी नहीं कि वो सामासिक पद ही दे, समास विग्रह भी तो दे सकता है। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, तथा योग्यता योग्यता के अनुसार। इति सिद्धम जिसको सिद्ध कर दिया गया है, भरसक जिसका प्रयास किया गया हो, भरपूर ठीक है जिसमें पूरे एफर्ट्स लगाए गए हो। यथाक्रम यथा सामर्थ्य, क्रम के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार। तो जहां भी आपको ध्यान रखना है अनुसार और के अनुसार, आपको समास विग्रह में ये शब्द दिखाई दिए, आंखें बंद करके वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। तो ये किसका समास विग्रह का अनुसार के अनुसार किसमें है, अव्ययी भाव। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समास विग्रह। क्या बोलेंगे, समास विग्रह। और इनको क्या बोलेंगे, सामासिक पद। इनको क्या बोलेंगे, सामासिक पद। सामासिक पद का मतलब समास वाले पद। कौन सा समास है इनमें, अव्ययी भाव समास। और ये क्या है, शक्ति के अनुसार समास विग्रह। और समास विग्रह क्या है ये, क्लियर, जहां पहला शब्द अविकारी निपात के रूप में आया हो। क्लियर, ये ध्यान रखना है, निपात के रूप में आया हो। तीसरा, जहां पहला पद अविकारी अव्यय के रूप में हो, वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। कैसे, आजकल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आज तक कल परसों, ये सब क्या है, अभी अभी, अब जब, तो यहां आपको ध्यान रखना है आज कल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, आज तक कल परसों, अभी अभी, अब तक। ये आज भी और कल भी, धीरे और धीरे, थोड़ा और थोड़ा, आज और तक, कल और परसों, ये अभी और अब जब, ये इनमें पहला तो है ही, इनमें दूसरा भी पद अविकारी ही है। अविकारी किन्हें कहते हैं, जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। इनके अंदर कौन से शब्द आते हैं, इनके अंदर निपात और अव्यय शब्द आते हैं। कौन से आते हैं, निपात और अव्यय शब्द। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, ये सारे के सारे हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाए। क्या है ये, अव्ययी भाव समास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अव्ययी भाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, और वो पहला पद या तो निपात होगा या अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। ये दूसरी कंडीशन थी, और ये क्या है, तीसरी कंडीशन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं शुरू में यही लिखा था यहाँ पे कि प्रथम पहला पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात व अव्यय में से कोई एक होगा। पहला पद या तो उपसर्ग होगा या निपात होगा या फिर अव्यय होगा। क्लियर। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज क्लियर हो गई हो, क्योंकि
इसमें से 50% चीजें आप एकदम अलग पढ़ोगे समास में, जो इससे पहले आप पढ़ चुके थे। वो समास की आधी और अधूरी नॉलेज थी, वो आधा अधूरा ज्ञान था। जहां अविकारी शब्द, जहां अविकारी शब्द अव्यय के बीच में योजक चिन्ह, इसको हाइफन बोलते हैं, योजक चिन्ह का, जहां अविकारी शब्द अव्यय के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। कैसे? जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है? अभी अभी, अभी और अभी। यहाँ पे धीरे, जल्दी, अलग, थोड़ा और अभी, ये सब क्या है? अविकारी। एक तो इसमें पहला अपने आप में क्या है? अव्यय है। पहला पद क्या है इसमें? पहला पद अव्यय है, और जहां पहला पद अव्यय आ गया वो अविकारी हुआ। ठीक है, यानी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण। और यहां बीच में इसको क्या कह रहे हैं? हम योजक चिन्ह हाइपन कह रहे हैं। अगर यही हाइपन यहां राम राम के बीच में आ जाए, राम राम, दिन दिन के बीच में आ जाए, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्योंकि यहां राम और दिन ये दोनों के दोनों विकारी शब्द हैं। अगर विकारी शब्द के बीच में आता है, जैसे सुंदर सुंदर, ठीक है, छोटा छोटा, दिन दिन, राम राम, तो जब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, पढ़ पढ़, लिख लिख, चल चल, तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बीच में हाइपन होगा, योजक चिन्ह होगा, तो द्वंद्व समास के उदाहरण बनेंगे। और जब अविकारी शब्द अव्यय के बीच में हाइपन होगा, तो वे सारे के सारे क्या बनेंगे? वे सारे के सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण बनेंगे। पांचवी कंडीशन, जहां विकारी शब्द, जहां विकारी शब्द की आवर्ती, जहां विकारी शब्द की आवर्ती, जहां विकारी शब्द की आवर्ती बिना योजक, जहां विकारी शब्द की आवर्ती बिना योजक, जहां विकारी शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह, बिना योजक चिन्ह के हो, जहां विकारी शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के हो, तो वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाते। जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, हाथों हाथ, कानों कान, लातों लात। बातों बात। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये हाथ, कान, लात सब क्या है? ये विकारी शब्द है, संज्ञा है। तो जब विकारी शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के, क्या कह रहे हैं?
बिना योजक चिन्ह के हो, तो ये आवर्ती हो रही है, तो ये क्या कहलाए? अव्ययी भाव समास। अगर इनकी मैं आवर्ती इस रूप में कर दूं, दिन दिन, रात रात, बीच बीच, हाथ हाथ, कान कान, लात लात, बात और बात। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया हमारा? अव्ययी भाव। ये क्या कहलाया? अव्ययी भाव। और ये क्या कहलाया? द्वंद्व समास। ये क्या कहलाया? द्वंद्व समास। ये अव्ययी भाव समास है और ये द्वंद्व समास है। ठीक है, ये क्या है? अव्ययी भाव समास और ये क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, अब पूजा जी पूछ रही सर विकारी या विकारी में अंतर क्या है? जो चीज पहले पढ़ा दी गई हो और उसके बावजूद भी आगे अगर वो उसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन हम करें, क्योंकि फिर सीक्वेंस का फायदा ही क्या रहा कि या तो आपने क्लास अटेंड नहीं की है, और अटेंड की है तो रेगुलर नहीं की है, और रेगुलर किए हैं तो फिर ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहां भी लिखा हुआ है विकारी विकारी में क्या अंतर होता है, पहले भी बता चुके। अरे एक नहीं, विकारी अविकारी को मैंने अपने तमाम इन लेक्चरों में 50 से ज्यादा बार यूज किया है। जब आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय और निपात पढ़ा रहे थे, तब भी आपको बताया गया था। 40 से ज्यादा बार तब, और लगभग 4-5 बार अब, और बाकी जब हमने टॉपिक किया था शब्द के भेद शुरू, तब भी किया और बदली खोया भी डेफिनेशन। तो एक ही चीज को 10 बार पूछने से कोई चीज आपकी नहीं हो जाएगी, वो समझना पड़ेगा आपको। जहां विकारी शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। ये सारे के सारे अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पहले शब्द की प्रधानता है और विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के आए हैं। क्लियर? और यहां दोनों शब्द की प्रधानता, इस दिन की भी और इसकी भी, रात की भी, रात की भी, बीच बीच, हाथों हाथ, कानों लात लात, बात बात, यहां दोनों शब्द की प्रधानता है। अब आपके यहाँ 3-4 चीज आज कैंसिल हुई, और वो कौन कौन सी हुई? जहां हाइफन होगा वो सारे द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। ऐसी धारणा आपने बना रखी थी कि बीच में योजक चिन्ह दिखाई दिया, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता में दिखाई दिया, द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण में दिखाई दिया, द्वंद्व समास। लेकिन यही हाइपन योजक चिन्ह यहां भी प्रयोग हो रहा है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी में प्रयोग हो रहा है ना, यहाँ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। अब इनमें तो ये अव्ययी भाव समास है। यहाँ तो ये चौथी कंडीशन तो मैं अव्ययी भाव समास की बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है, कोई तुक्का नहीं है कि हाइपन आएगा द्वंद्वी होगा। अरे हाइपन आने पर ये धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा, अभी अभी, अब, जब जब, कब कब, ये सारे के सारे अव्ययी भाव के बने। आपको अंतर करना पड़ेगा कि ये अविकारी शब्द हैं जो किसी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है। आप इस धीरे को नहीं बदल सकते, धीरी नहीं बना सकते, इसका धीरे भी नहीं बना सकते, जल्दी को नहीं बदल सकते आप किसी लिंग में। तो इसलिए ये अविकारी कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। दिन का बहुवचन दिनों हो गया, रात का रातें हो गया, ठीक है, हाथ का हाथ हाथों हो गया, कान का कानों हो गया, 2 कान है ना, बदल गए सारे के सारे। लात का लातों, उसने मुझे लातों से मारा। तो ये सारे विकारी शब्द हैं, ये लिंग वचन काल कारक में बदल रहे हैं। और ये ही विकारी शब्द जब बिना योजक चिन्ह के हाइपन के आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। तो यहां दोनों पदों की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास।
और जहां पहले पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास, जहां विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के आए अव्ययी भाव समास, और जहां विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ आए द्वंद्व समास, जहां पर अविकारी शब्द हाइपन के साथ आए अव्ययी भाव समास, जहां पर पहला पद अविकारी अव्यय हो अव्ययी भाव समास, जहां पहला पद अविकारी निपात हो, यहाँ यथा तथा इति भर भर तथा ये सब निपात हैं, जहां पहला पद निपात है अव्ययी भाव समास, जहां पहला पद उपसर्ग है अव्ययी भाव समास। जो भी अब तक समास की नॉलेज आपके पास है वो केवल समास वाले टॉपिक का 50% है, क्योंकि आप तैयारी करते हो किताबों से, और किताबों से अगर भर्ती होते तो आज ये इतनी बेरोजगारी ना होती और बार बार सीटें टीचिंग में खाली ना रहती। एक बार 68,000 वैकेंसी आई थी यूपी के अंदर, उसमें से लगभग 4,500-5,000 वैकेंसी खाली रह गई थी। एक बार यूपी के अंदर यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी लगभग 60,000, उसमें से 7,500 के आसपास वैकेंसी खाली रह गई थी। DSSB में ऐसी कई पोस्ट हैं जिसमें सीट खाली रहती है। संस्कृत की हर बार पोस्ट खाली रहती है, ऑनलाइन एग्जाम हुए तो भी खाली है, उससे पहले तो ज्यादा रहती थी। 400 सीट आई, 200 खाली है, 200 के कैंडिडेट ही मिले। साइंस की कई बार ऐसी सीट आई है, PGT लेवल पे फिजिक्स में ऐसा कई बार हुआ है। और फिर सरकार को और बाकी लोगों को कोसते हैं, भर्ती निकलती नहीं है। लेवल हमारा खुद नहीं है, पढ़ते पूरा सिलेबस हम खुद नहीं है, किताबों में देख लेते हैं, ये होता है समास। ठीक है, कहाँ कहा गया, कौन सी किताब है जिसमें ये बताया गया हो कि समास की परिभाषा ये है? हर जगह यही लिखा है 2 शब्दों का योग 2 पदों का योग समास है। कौन सी बुक है जिसमें यह कहा गया कि 3 पद होंगे, रोटी कपड़ा मकान, लाल बाल पाल, तन मन धन, आन बान शान? कौन सी किताब में बताया गया है कि ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये आ जन्म प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का। कौन सी किताब में कहा गया है कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलके भी सामासिक पद बनाते हैं? समास की परिभाषा है। जब 2 पदों का योग समास है तो फिर ये क्या है? ये तो 2 पद नहीं है, ये तो शब्दांश है। इसमें 2 पद कहाँ है? इसमें तो एक ही पद है, जन्म दिन। आगे तो शब्दांश है, तो पद है ही नहीं। तो आपने अब तक जो भी पढ़ा वो सब आधा अधूरा पढ़ा। और वो आधा अधूरा क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि अगर सारा कुछ किताब में दे देंगे तो उस किताब का साइज बड़ा हो जाएगा, और जैसे उस किताब में 500 पेज हो गए तो उसकी कॉस्ट भी 600 रुपया होगी, और 600 रुपया की कोई किताब आप ना खरीदना चाहते हो और ना कभी खरीदोगे। तो इसी वजह से किताब वाले, पब्लिकेशन वालों की भी मजबूरी होती है कि इनको केवल इतना ही दो जो बस ऊपर ऊपर से इनको नॉलेज दे। उनका मकसद नहीं होता है कि आप भर्ती हो या ना हो, उनका मकसद होता है कि भर्ती आई है, ये किताब बनाओ और इसको बेचो जितना भी ले सके, क्योंकि उनको भी पता है पब्लिक में IQ लेवल क्या चल रहा है। तो इसलिए दे दनादन बढ़िया सा कवर पेज बना के सुंदर सी किताब देंगे। प्राइस बदलता रहेगा, कवर बदलता रहेगा, अंदर कंटेंट वही रहेगा जो 20 साल से चल रहा है। ठीक, पेपर उस समय ऑनलाइन नहीं होते, अब ऑनलाइन होने लगे, क्वेश्चन की वैरायटी बदल गई। तो इसमें से एक अव्ययी भाव समास हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। और दूसरा है हमारा द्वंद्व समास, जिसको कल समझे। द्वंद्व समास क्लियर? आपके लिए हैं 4 ऑप्शन, आपको बताना है इनमें कौन सा समास है। ठीक है, एक तो आपको 12 में समास बताना है कौन सा समास है, एक चराचर में समास बताना है कौन सा समास है चराचर में, एक आपको यहां वहां में समास बताना है कौन सा है, और एक आपको ब्राह्मण में समास बताना है। ये 4 चीजें आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको समास की अच्छी नॉलेज है। तो आपको कल ये बताना है मुझे 12 में चराचर में, यहाँ वहां में, ब्राह्मण में
कौन सा समास होगा और उसका लॉजिक आपके पास पता होना चाहिए। दोनों क्लासें होगी आज हिंदी बाई अरुण सर पर 8 बजे और शाम को 9 बजे हैं सिलेक्शन दरबार की क्लास। तो यूट्यूब की दोनों क्लास हम लेंगे और उसमें तमाम टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो क्लास आप अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होता है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं द्वंद्व समास के साथ।